हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाया जाता है? ये जो है साइटोप्लाज्म में मिलता है। जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, इस तरह का। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता। वो जो है साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। सर्कुलर डीएनए गोल जैसा उसमें डीएनए होता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एक भी नहीं पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह का कोई भी कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ ऑर्गेनल नहीं मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो जो है न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह का पाया जाता है। और वायरस के केस में अगर देखें हम लोग, वायरस को जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होता। डीएनए और प्रोटीन जो रहता है उसके चारों ओर जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन नहीं होने के चलते जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है जब तक कि कोई एक लिविंग सेल में नहीं जाएगा या तो फिर होस्ट सेल में नहीं जाएगा, तब तक वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। जो होस्ट सेल में आने के बाद ही जो है होस्ट सेल का ही डीएनए का यूज करके, उसके सेल का मशीनरी को यूज करके अपने लिए डीएनए और प्रोटीन बनाता है और जो है अपना रिप्रोडक्शन पूरा करता है। तो देखते हैं पहला ये अगर जो है देखते हैं सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, उसी से सटा हुआ जो है सीट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये इसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आ जाएगा? is a large network एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीट्स। ये जो है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो फिर हम लोग इसको सीट भी कह सकते हैं। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो किसके समान है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा हम लोग देखे थे, ठीक उसी तरह के समान है। और एक चीज देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका सी पर जो है ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है।
इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम लोग जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो है ये उसके सीट के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है दानेदार संरचना दिखाई पड़ता है। वो क्या होता है, वो राइबोसोम वहाँ पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ चिकना दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको जो है स्मूथ। तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेवार होगा। ये जो है फैट या लिपिड का निर्माण करेगा, फैट या लिपिड का सिंथेसिस करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दानेदार संरचना है, ये राइबोसोम होता है। ये न्यूक्लियस से बिल्कुल सटा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक पहला तो अगर प्रोटीन का निर्माण करता है, दूसरा हो गया लिपिड या फैट का निर्माण करता है, और तीसरा हो गया डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। जितना भी हम लोग ड्रग लेते हैं शरीर के अंदर में उसका जो है उसका हानिकारक प्रभाव को समाप्त करता है। तो ये काम होता है लीवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और चौथा एक और फंक्शन होता है कि ट्रांसपोर्ट, जितना जो भी चीज़ बनता है प्रोटीन या हुआ या फिर लिपिड हुआ, ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, मूवमेंट ऑफ मोलेक्युल्स। तो इसको अगर हम देखें फंक्शन अगर देखें इसका, तो पहला हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तीसरा हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये होगा लीवर में। चौथा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलेक्युल्स, स्पेशली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेवार होता है। तो हम लोगों ने इसको देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आगे देखते हैं गोल्जी एपरेटस। Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vesicles। इसको वेसिकल को थैली भी कहते हैं। Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vesicles arranged parallel to each other।
गोल्जी बॉडी जो है थैली नुमा उसका संरचना होता है और एक के ऊपर एक जो है पैरेलल पैरेलल जो है उसका अटैच होता है, स्थित होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक यूनिट को इसका कहेंगे सिस्टर्नी। ये हो गया सी स्पेस होता है, सी स्पेस, ये ट्रांसपेस हो गया, ये हो गया सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो जो है गोल्जी ऑपरेटर जो है थैली नुमा संरचना होता है जो एक के ऊपर एक समांतर क्रम में स्थित होता है और इसमें सेक्रेटरी वेसिकल्स भी होता है जो सेक्रेशन काम में आता है और ये इसका एक एक यूनिट को सिस्टर्नी कहेंगे। It is associated with यह जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है अगर वहाँ से बन करके आता है प्रोटीन, जिसे वहाँ से प्रोटीन बनता है तो गोल्जी बॉडी के अंदर आकर के इसका जो है पैकेजिंग होता है, जिसे एक पैकर्स एंड मूवर्स होता है ना, सामान को यहाँ से लेकर के कहीं दूसरा जगह आपको पहुँचाना है तो आपको अच्छी तरह से वो पैक करके पहुँचा देगा। तो गोल्जी बॉडी का काम है इसको पैक करके सेल के टारगेट तक पहुँचाना, जहाँ तक इसको कोई विशिष्ट काम अगर सेल को करवाना है तो वहाँ तक इसको करवाएगा, इसको वहाँ तक पहुँचाएगा गोल्जी बॉडी के द्वारा। It transports the molecule to the target cell. पैकिंग करता है ये जो है अच्छी तरह से गोल्जी बॉडी जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन बनेगा तो उसको जो है अच्छी तरह से पैक करके उसको जो है डिस्पैच करेगा टारगेट सेल के तक, इसका काम है गोल्जी बॉडी का। अब देखते हैं लाइसोसोम। Lysosomes are membrane bound sacs of digestive enzyme. इसी को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
लाइसोसोम का इस तरह का होता है इतना, इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोसोम का क्या काम है सेल में? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या तो फॉरेन पार्टिकल जो है सेल के अंदर प्रवेश करता है तो उसको जो है लाइसोसोम ही नष्ट करेगा। या तो फिर जो है कोई सेल ऑर्गेनल जिससे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद हो गया है, सेल के लिए जरूरत नहीं, सेल के लिए काम नहीं कर सकता, उसमें कुछ डिसफंक्शन हो गया तब उसको भी नष्ट करेगा। यहाँ इसी में डालेंगे लाइसोसोम। इट इज कॉल्ड इसको सुसाइडल में भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। मतलब सेल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, सेल जो है मान लेते हैं शरीर के लिए अब नुकसानदायक हो सकता है तो वो सेल को जो है वो सेल को भी जो है नष्ट होगा ये एंजाइम जो है, इसी एंजाइम के द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा ये अपने आप को ही सेल जो है सिग्नल देगा इसको और ये अपने आप को ही नष्ट कर देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल ब्रेक करते हैं, आत्महत्या की थैली। चौथा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। यही हो गया दूसरा इनर मेम्ब्रेन। और ये अंदर में जो है इसके अंदर लिक्विड पदार्थ जो होगा उसको कहेंगे मैट्रिक्स। ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर हो गया, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड कर रहा है इसको कहेंगे क्रिस्टी। और जो है ये सर्कुलर डीएनए हो गया। सर्कुलर डीएनए तो होता है, इसको कहेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसमें जो है एक चीज और होता है, ये 70S राइबोसोम। ये फिगर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो लेयर का बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है पोरस होता है, बिल्कुल पोरस मतलब क्या है, संवरण, उसमें जो है आसानी से कोई भी बिल्कुल पार कर सकता है। इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होता है, अंदर की ओर जो है मुड़ा होता है। ये देख रहे हैं, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इसका क्या फायदा है? फोल्डेड स्ट्रक्चर होने से इसका जो है इनर मेम्ब्रेन
के चलते, इनर मेम्ब्रेन के मोड़ने के चलते क्रिस्टी का जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके चलते एटीपी के लिए ज़्यादा जगह बनने के लिए उसको मिल जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर एटीपी का निर्माण हो सके। एटीपी क्या होता है? एटीपी को ही करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का जो है करेंसी, मतलब एनर्जी खर्च करना होगा सेल को, या फिर कोई भी दूसरे काम में अगर उसका यूज करना चाहेंगे तो उसको लिए एटीपी का जरूरत पड़ेगा। तो इसका कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया करेंसी ऑफ द सेल। और एक चीज, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए और प्रोटीन होता है, जिसके चलते वो अपना डीएनए खुद निर्माण कर सकता है। और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये जो है किससे मिलता जुलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग देखे थे तो उसमें भी 70S राइबोसोम मिलता है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो जाएगा, ये जो है सेल के लिए एटीपी का निर्माण करता है। एनर्जी का जो है एक तरह से समझ लेते हैं, एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। एनर्जी को जो है ये एटीपी के रूप में सेल के अंदर जमा करता है। बाकी जो है जब जरूरत पड़ेगा तो जो है एटीपी को खर्च करके कोई भी काम जो है अपना आसानी से कर सकता है। इसके अंदर देख सकते हैं आफ्टर मेम्ब्रेन इज पोरस, इनर मेम्ब्रेन होल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड करके क्रिस्टी का निर्माण करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, इट है ऑन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए होता है। इट है 70S राइबोसोम। ये जनरेट करता है, एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किसमें पाया जाता है? यह मेनली जो है प्लांट में पाया जाता है और कुछ जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो है दो प्रकार का होता है। इट इज फाउंड इन प्लांट्स। पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा
क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर्ड हो गया, ये रंगीन होगा, ये कलरलेस होगा। रंगहीन होगा। ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड होगा। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट हरा होता है। ये कहाँ पाएगा? पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसका रंग हरा होगा, किस कारण से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण क्लोरोप्लास्ट जो है हरा रंग का होता है। तो ये तो पत्ती वगैरह में मिलेगा, ये मिलेगा। स्टोरेज ऑर्गेन, जहाँ पर जो है स्टोर होगा पौधा का, जिसे मटेरियल, जिसे फल वगैरह हो गया और या तो और कुछ भी स्टोरेज, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, उसका कोई रंग नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये सीट जैसे समझना है, एक डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, इसे रखता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में ये भी हो गया आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये समूह में है। अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको कहेंगे थाइलेक्वाइड। और अगर ये इतना जो समूह में है थाइलेक्वाइड जो है, तो इसको कहेंगे ग्रेनम। इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहेंगे। ये हो गया। इसके अंदर जो लिक्विड मिलेगा इसको स्ट्रोमा कहेंगे। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे। ये हो गया सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहेंगे। और इसमें भी 70S राइबोसोम मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट भी दो लेयर का बना होता है। इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। और जो है इसमें देखते हैं थाइलेक्वाइड जो है एक के ऊपर एक स्थित रहता है समूह में, और एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ये जो है देख रहे हैं, ये रड जैसा स्ट्रक्चर जो है दूसरे एक ग्रानम को दूसरे ग्रानम से जोड़ता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो है इसके पास अपना डीएनए है,
जिसके चलते ये अपना डीएनए खुद निर्माण करता है। और इसमें जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये भी जो है बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। तब इसका फंक्शन क्या है, जो है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से जो है सेल के लिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। ये प्लास्टिड हो गया। राइबोसोम के बारे में तो आगे पढ़ ही चुके हैं। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्थित होता है और जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ये राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम जो है दो तरह का हम लोग देखते हैं, एक 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। एस क्या होता है? एस जो है इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेवेंटीएस राइबोसोम जो है एटीएस राइबोसोम से छोटा होता है। तो ये दो भाग में जो बटा होगा, ये अलग करेंगे इसको तो दो भाग में। तो ये हो जाएगा 30S प्लस 50S। इसको अलग करेंगे (40S 60S). इसको याद रखना है, ये भी जनरल कंडीशन में ये भी पूछता है। 70S का दो कंपोनेंट हो गया 30S प्लस 40S और 80S का कंपोनेंट हो गया 40S प्लस 60S। ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ के बना देंगे 30S 50S, इसको 80 बना देंगे, ये 70S ही रहेगा और जो है ये 80S ही रहेगा। तो ये दोनों को याद रखना। साथ में हम देखते हैं लास्ट वैक्यूल्स। तो वैक्यूल का क्या काम होता है? ये प्लांट में जो है वाटर को स्टोर करके रखता है। जितना भी सेल के अंदर जो है ज़्यादा अगर वाटर जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में ज़्यादा मात्रा में आ गया तो उसको जो है वैक्यूल अपने अंदर समाहित कर लेता है और जो है फूड को भी स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल, इसका काम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।